तो भावनाएं ये आखिर हैं क्या? मतलब क्या ये बस अचानक से आ जाती हैं, कोई बटन दब गया हो जैसे? हाँ, जैसे गुस्सा, डर, खुशी, ये सब क्या पहले से तय हैं? बिल्कुल। आज हम इसी आम समझ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारी ये चर्चा लिसा फेल्डमैन बैरेट की किताब है, हाउ इमोशंस आर मेड, उसके कुछ अहम विचारों पर आधारित है। और ये किताब कहती है कि भाई जो हम भावनाओं के बारे में सोचते आए हैं ना, वो शायद उतना सही नहीं है। एग्जैक्टली, शायद पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा, तो फिर सही क्या है? मतलब आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? आज का मकसद ये है, ये जो एक अलग सिद्धांत है, निर्मित भावना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन कहते हैं इसे, इसको थोड़ा टटोलना और देखना कि भाई इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर भावनाएं कोई अंदर से आने वाली फिक्स चीज ना हो, बल्कि हमारा दिमाग वो उन्हें हर पल स्थिति के हिसाब से बनाता हो। जैसे जैसे वो काले धब्बों वाली तस्वीर होती है, शुरू में देखो तो कुछ समझ नहीं आता है ना, हाँ बिल्कुल। फिर जैसे ही कोई बताता है कि अरे इसमें तो मधुमक्खी है, वो एकदम से दिखने लगती है। दिमाग ने कुछ जोड़ा और तस्वीर बन गई। तो क्या भावनाएं भी कुछ ऐसी ही हैं, दिमाग की बनाई हुई? हाँ, काफी हद तक यही ये सिद्धांत कहता है। पर इस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि पुराना नजरिया क्या था। हाँ, वो क्लासिकल व्यू जिसे कहते हैं। सही, क्लासिकल व्यू वो ये मानता था कि हर बेसिक इमोशन, गुस्सा, डर, खुशी वगैरह, इनका ना एक फिक्स्ड बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट मतलब दुनिया में कोई भी हो, कहीं भी हो, जब उसे गुस्सा आएगा तो उसके चेहरे के भाव, उसके शरीर की अंदरूनी प्रतिक्रियाएं, यहाँ तक कि दिमाग की एक्टिविटी, वो सब एक जैसी होंगी, एक पैटर्न होगा। हाँ, ये तो फिल्मों और टीवी शोज में बहुत दिखाते हैं। वो लाई टू मी जैसा शो था, या इनसाइड आउट फिल्म। बिल्कुल। पर ये किताब कहती है, और काफी रिसर्च भी यही दिखाती है, कि ये जो फिंगरप्रिंट वाली बात है ना, इसके सबूत बहुत पक्के नहीं हैं। अच्छा। ज्यादातर वेरिएशन दिखता है, भिन्नता। हाँ, भिन्नता ही रूल है, एक्सेप्शन नहीं। चेहरे के भावों को ही ले लीजिए। हम्म। कई स्टडीज हुई हैं, चेहरे की मांसपेशियों की ईएमजी की गई, फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम फैक्स यूज हुआ। और क्या मिला? यही कि जब लोग एक ही भावना, मान लीजिए खुशी, महसूस कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अलग अलग थे। कोई एक पक्का पैटर्न नहीं था कि भाई खुशी में यही मांसपेशियां हिलेंगी। अरे, जैसे वो सीरीना विलियम्स की मशहूर तस्वीर है, अगर आप सिर्फ चेहरा देखें बिना ये जाने कि वो मैच जीती हैं। हाँ, तो वो गुस्से या दर्द जैसा लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है कि वो जीत का जश्न मना रही हैं, वही चेहरा खुशी का लगने लगता है। मतलब संदर्भ बहुत जरूरी है, चेहरा अकेले पूरी कहानी नहीं कहता। तो ये यूनिवर्सल कोड वाली बात ठीक नहीं। लगता तो नहीं है, और यही हाल शरीर की प्रतिक्रियाओं का है। अच्छा, जैसे डर लगने पर क्या सबका दिल एक ही रफ्तार से धड़कता है, या गुस्सा आने पर ब्लड प्रेशर सबका एक जैसा बढ़ता है? नहीं, ऐसा भी पक्का सबूत नहीं मिला। कुछ पुरानी स्टडीज थीं, एकमान की 1983 की स्टडी, उसमें कुछ समानताएं देखी थीं। हाँ। पर वो इतनी स्पेसिफिक नहीं थी कि आप कह सकें कि हाँ ये सिर्फ डर का सिग्नेचर है या ये सिर्फ गुस्से का। कई भावनाओं में प्रतिक्रियाएं काफी मिलती जुलती थी। और एक और मजेदार बात, जब यही प्रयोग इंडोनेशिया की एक जनजाति मिनांकाबाओ पर किए गए, जिन्हें शायद पश्चिमी इमोशन कॉन्सेप्ट्स उतने नहीं पता। हाँ, उनकी समझ थोड़ी अलग थी, तो उनमें वो शारीरिक बदलाव उतने साफ नहीं दिखे जो पश्चिमी लोगों में दिखे थे। मतलब संस्कृति का भी रोल है। कमाल है। तो ना चेहरे पर फिक्स पैटर्न, ना शरीर में। अब दिमाग की बात करते हैं। वो अमिगडाला, उसे तो डर का गढ़ माना जाता था ना? हाँ, वो कहानी भी अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये सच है कि अमिगडाला डर प्रोसेस करने में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन वो अकेला खिलाड़ी नहीं है। और ना ही वो सिर्फ डर के लिए काम करता है, वो और भी कई चीजों में शामिल होता है। और दिमाग की एक खासियत है जिसे बैरेट अपकर्ष या डीजेनरेसी कहती हैं। डीजेनरेसी, ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होना। अच्छा। जैसे दिल्ली जाने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से, प्लेन से, अपनी गाड़ी से, कई तरीके हैं। वैसे ही डर महसूस करने के लिए दिमाग अलग अलग न्यूरल पाथवेज, अलग अलग न्यूरॉन्स के ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों में ये पैटर्न बदल सकता है। कोई एक फिक्स डर का सर्किट नहीं है जो हमेशा एक्टिवेट होता हो। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। मतलब ये जो हम सोचते थे कि हर भावना का एक फिक्स बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट है, वो एक मिथक है। काफी हद तक हाँ। और हर भावना जैसे गुस्सा, उसके कई अलग अलग रूप हो सकते हैं,
जैसे कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, पर स्पैनियल, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड सब अलग दिखते हैं। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, बिल्कुल सही। गुस्सा कई तरह का हो सकता है, चिल्लाने वाला गुस्सा, चुप रहने वाला गुस्सा, अंदर ही अंदर सुलगने वाला गुस्सा। वेरिएशन इज द नॉर्म, भिन्नता ही नियम है। तो यहीं से निर्मित भावना का सिद्धांत आता है। हाँ बिल्कुल, इसका पहला बड़ा आइडिया यही है, भावनाओं का कोई फिक्स फिंगरप्रिंट नहीं होता, वे विविध होती हैं, वेरिएशन नॉर्मल है। ओके, ये तो हुई पहली बात। और दूसरा बड़ा आइडिया क्या है? ये भावनाएं आखिर बनती कैसे हैं अगर ये पहले से तय नहीं है? हाँ, ये दूसरा आइडिया सबसे ज्यादा कह सकते हैं क्रांतिकारी है। बताइए। वो ये कि भावनाएं हमारे दिमाग द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित की जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं है। नहीं, ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। हमारा दिमाग हर पल पिछले अनुभवों को, हमारी बॉडी की उस वक्त क्या हालत है उसको, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको और आसपास के माहौल को, इन सब को मिलाकर एक भावना का अनुभव रचता है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब भावनाएं घटित नहीं होती, हम उन्हें बनाते हैं। एक तरह से हाँ, हमारा दिमाग उन्हें बनाता है। पर ये होता कैसे है? क्या प्रोसेस है इसका? दिमाग ये करता कैसे है? इसमें कई सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं। पहला है, जिसकी हमने थोड़ी बात की, भविष्यवाणी और अनुकरण, प्रेडिक्शन एंड सिमुलेशन। भविष्यवाणी? दिमाग भविष्य बताता है? एक तरह से हमारा दिमाग एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। वो लगातार बिना रुके अंदाजा लगाता रहता है कि अगले पल क्या होने वाला है। और वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगाता, वो शरीर को उस अंदाजे के लिए तैयार भी करता है। अच्छा, कैसे? ये भविष्यवाणियां हमारे पिछले अनुभवों पर आधारित होती हैं। जैसे अगर आपने पहले किसी खास आवाज के बाद कुछ डरावना अनुभव किया है, तो अगली बार वो आवाज सुनते ही आपका दिमाग खतरे की भविष्यवाणी करेगा और शायद आपकी हार्ट रेट बढ़ा देगा, अलर्ट कर देगा। जैसे वो मधुमक्खी वाली तस्वीर में हुआ था। जैसी मधुमक्खी का कॉन्सेप्ट मिला, दिमाग ने पुराने अनुभवों से जानकारी खींचकर वो इमेज बना दी। सही। और अनुकरण या सिमुलेशन का मतलब है कि दिमाग बिना किसी बाहरी इनपुट के भी अनुभव पैदा कर सकता है। जैसे मन में कोई गाना बजना, बाहर गाना नहीं बज रहा, पर आप उसे सुन सकते हैं। दिमाग उस गाने का, उसकी आवाज का अनुकरण कर रहा है। बैरेट कहती हैं कि भावनाएं भी ऐसे ही दिमागी अनुकरण का नतीजा हो सकती हैं। ओके। तो भविष्यवाणी और अनुकरण, प्रेडिक्शन एंड सिमुलेशन। और क्या है इस प्रक्रिया में? आपने बॉडी की हालत की बात की थी। हाँ, वो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंतर्बोध और शारीरिक बजट, इंट्रोसेप्शन एंड बॉडी बजट। अंतर्बोध, इंट्रोसेप्शन, ये क्या है? अंतर्बोध मतलब हमारे दिमाग का हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उस पर नजर रखना। जैसे आपके दिल की धड़कन, आपकी सांस की गति, आपके पेट में क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर, इन सब अंदरूनी सिग्नल्स को दिमाग लगातार मॉनिटर करता रहता है। ये शरीर का, कह लीजिए, इंटरनल डैशबोर्ड है। ओके, समझ आ गया। और ये शारीरिक बजट, ये क्या बला है? सुनने में फाइनेंस जैसा लग रहा है। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। शारीरिक बजट हमारे शरीर के ऊर्जा संसाधनों का मैनेजमेंट है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, जिसमें पैसे आते हैं, खर्च होते हैं। हाँ। वैसे ही शरीर का एक एनर्जी अकाउंट है। दिमाग लगातार ये हिसाब किताब रखता है कि शरीर को कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितनी उपलब्ध है, कब ऊर्जा जमा करनी है जैसे सोते समय, और कब खर्च करनी है जैसे दौड़ने के लिए या किसी मुश्किल काम के लिए। अच्छा। तनाव, नींद की कमी, भूख, बीमारी, ये सब हमारे शारीरिक बजट को गड़बड़ा सकते हैं, जैसे अकाउंट में पैसे कम हो जाना। तो इसका मतलब है कि जब हम कभी-कभी बिना किसी खास वजह के थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, वो शायद इसलिए कि हमारा शारीरिक बजट लो चल रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और इस शारीरिक बजट की जो स्थिति है, उसका जो हमें एक मोटा-मोटा अंदरूनी एहसास होता है कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, और हम शांत हैं या एकदम एक्टिवेटेड, इसी बेसिक फीलिंग को बैरेट प्रभाव या भावावस्था, इफेक्ट कहती हैं। अफेक्ट। हाँ, इफेक्ट। ये हमारी भावनाओं का कच्चा माल है, एकदम बेसिक लेवल की फीलिंग, बस अच्छा या बुरा और शांत या उत्तेजित। इसी से जुड़ा है वो अफेक्टिव रियलिज्म का आइडिया ना। हाँ, इफेक्टिव रियलिज्म, कि हम अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को, इस अफेक्ट को बाहरी दुनिया की सच्चाई मान लेते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ऐसा कितनी बार होता है जब हमारा शारीरिक बजट गड़बड़ाया होता है। मान लीजिए हम भूखे हैं या थके हुए हैं, तो हमें दुनिया ज्यादा नकारात्मक, ज्यादा मुश्किल लग सकती है। जैसे वो जजों वाली स्टडी कि लंच से ठीक पहले
जब शायद जज भूखे थे, उन्होंने पैरोल की अर्जियां ज्यादा खारिज कर दी। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अंदरूनी शारीरिक स्थिति, भूख, हमारे बाहरी दुनिया के बारे में लिए गए फैसलों को रंग सकती है। हम सोचते हैं कि हम सिचुएशन का तर्कसंगत आकलन कर रहे हैं, पर असल में हमारी भावावस्था, अफेक्ट, उसमें एक बड़ा रोल निभा रही होती है। बाप रे, ये तो डरावना है। तो क्या हम अपनी फीलिंग्स पर भरोसा ही नहीं कर सकते? फिर सही फैसले कैसे लें? नहीं, ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। मतलब ये जानना जरूरी है कि हमारी भावनाएं सिर्फ बाहर क्या हो रहा है उसका रिएक्शन नहीं है, वो हमारी अंदरूनी हालत का भी नतीजा है। अगर हम इस बात के प्रति सचेत रहें तो हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर समझ सकते हैं और शायद ज्यादा संतुलित फैसले ले सकते हैं। डेमासियो जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट का काम भी यही दिखाता है कि तर्कसंगत फैसले लेने के लिए भी भावनाएं या कहें अफेक्ट जरूरी हैं। हम पूरी तरह लॉजिकल रोबोट नहीं बन सकते। बस हमें अपनी भावावस्था के असर के बारे में थोड़ा अवेयर रहना है। ठीक है, तो दिमाग भविष्यवाणी करता है, प्रेडिक्शन, शरीर के बजट और अंदरूनी हाल, इंटरसेप्शन पर नजर रखता है, जिससे एक बेसिक फीलिंग, इफेक्ट पैदा होती है। यहाँ तक समझ आ गया। पर इस सबको मतलब कैसे मिलता है? ये कच्चा माल, गुस्सा या खुशी या डर जैसी पक्की भावना कैसे बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर तीसरा अहम हिस्सा काम आता है, अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जैसे कुर्सी या किताब का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, उसी तरह हमारा दिमाग इन अंदरूनी शारीरिक संकेतों और बाहरी दुनिया से आ रही जानकारी को समझने के लिए, उन्हें मतलब देने के लिए कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स कोई पत्थर की लकीर वाली परिभाषाएं नहीं होती। बैरेट कहती हैं कि ये लक्ष्य आधारित, गोल बेस्ड और लचीले होते हैं। लक्ष्य आधारित, जैसे आपने पहले वो कुकी वाला उदाहरण दिया था। कुकीज दिखने में बहुत अलग हो सकती हैं, चोको चिप, ओटमील, क्रीम वाली। हाँ, पर शायद उन सब का लक्ष्य एक ही होता है, एक मीठा मजेदार स्नैक बनना। बिल्कुल सही। तो कुकी का कॉन्सेप्ट लक्ष्य आधारित है। वैसे ही भावना के कॉन्सेप्ट्स भी लक्ष्य आधारित होते हैं। खुशी का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। हाँ। कोई जोर से हंसकर खुशी जाहिर कर सकता है, कोई शायद खुशी के आंसू बहा सकता है, कोई चिल्ला सकता है। शारीरिक तौर पर ये सब बहुत अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। लेकिन हो सकता है इन सब का लक्ष्य एक ही हो, जैसे जीत का जश्न मनाना, या किसी अपने से मिलकर राहत महसूस करना, या समाज में स्वीकृति महसूस करना। तो हमारा दिमाग देखता है कि स्थिति क्या है, शरीर में क्या हो रहा है, इफेक्ट, और हमारा लक्ष्य क्या है, और इन सब को मिलाकर वो तय करता है कि हाँ, ये खुशी का एक उदाहरण है। वाह! तो दिमाग इन सब चीजों को जोड़कर एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है, उस फीलिंग को एक नाम दे रहा है। एग्जैक्टली। वो सेंसेशंस को मीनिंगफुल बना रहा है यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। और हम ये भावनात्मक कॉन्सेप्ट सीखते कैसे हैं? गुस्सा क्या होता है, उदासी क्या होती है? ये हम बचपन से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से, अपनी संस्कृति से, और सबसे जरूरी भाषा से। भाषा से कैसे? बच्चे जब वयस्कों को अलग अलग स्थितियों में भावनात्मक शब्द इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं, अरे गुस्सा मत करो, तुम उदास लग रहे हो, कितने खुश हो, तो वो धीरे धीरे सीखने लगते हैं। क्या सीखते हैं? वो सीखते हैं कि कौन सी अलग अलग अंदरूनी फीलिंग्स, कौन से चेहरे के भाव, कौन से व्यवहार और कौन सी स्थितियां एक ही लेबल, एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं, भले ही वो सतह पर अलग अलग दिखें। शब्द एक गोंद की तरह काम करते हैं, जो इन अलग अलग अनुभवों को एक मानसिक कैटेगरी में चिपका देते हैं। अच्छा, जैसे वो स्टडी थी जिसमें बच्चों को दो अलग तरह के खिलौने दिखाएं, पर दोनों को वग कहा, तो बच्चे उन दोनों को एक ही कैटेगरी में डालने लगे। हाँ, बिल्कुल। शब्दों में ये ताकत होती है कि वो अलग अलग दिखने वाली चीजों को हमारे दिमाग में एक साथ जोड़ दें। यही चीज भावनाओं के साथ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा रिच हमारी इमोशनल वोकैबुलरी होगी, जितने ज्यादा भावनाओं वाले शब्द हम जानते और इस्तेमाल करते होंगे, हाँ, उतनी ही बारीकी से हम अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। इसी को भावनात्मक सूक्ष्मता या इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। रिसर्च यही दिखाती है, जो लोग अपनी फीलिंग्स को ज्यादा स्पेसिफिक नाम दे पाते हैं, सिर्फ बुरा महसूस करने के बजाय ये बता पाते हैं कि वो निराश हैं, चिंतित हैं या अपमानित महसूस कर रहे हैं, वे अक्सर तनाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं, कम अग्रेसिव होते हैं और उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। और वो एलेक्सीथेमिया क्या है, जिसमें लोग अपनी भावनाओं को पहचान या बता नहीं पाते? क्या वो इसी से जुड़ा है?
हाँ, ये एक संभावना है कि एलेक्सिथेमिया शायद सीमित भावनात्मक कॉन्सेप्ट्स या उन्हें इस्तेमाल करने में कठिनाई से जुड़ा हो सकता है। ओके। तो भविष्यवाणी, अंतर्बोध, शारीरिक बजट, प्रभाव और कॉन्सेप्ट्स, ये सब मिलकर भावनाएं बनाते हैं। एक आखिरी टुकड़ा बचा है, सामाजिक यथार्थ या सोशल रियलिटी। इसका क्या रोल है? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है, पर बहुत जरूरी है। सोचिए पैसे के बारे में। ठीक है। कागज का नोट या स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर, क्या उसमें अपने आप में कोई कीमत है? नहीं तो, हम सब मानते हैं कि उसकी कीमत है, इसीलिए है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक यथार्थ है। हमने मिलकर समाज के तौर पर यह तय किया है कि ये कागज या ये नंबर मूल्यवान है। ये एक सामूहिक समझौता है, कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी कहते हैं इसे। बैरेट का तर्क है कि बहुत सारी भावनाएं, खासकर जो जटिल मानवीय भावनाएं हैं, जैसे अपमान, गर्व, कृतज्ञता या यहाँ तक कि गुस्सा और खुशी के कई रूप, वो भी कुछ हद तक ऐसे ही सामाजिक यथार्थ हैं। मतलब भावनाएं भी पैसे जैसी हैं? पूरी तरह नहीं, पर उनमें एक सामाजिक घटक जरूर है। मतलब ये कि समाज में हम सब मिलकर अक्सर बिना सोचे समझे ये तय करते हैं कि कौन सी अंदरूनी फीलिंग, कौन सा व्यवहार किस खास स्थिति में गुस्सा माना जाएगा या प्यार समझा जाएगा या अपमान कहलाएगा। अच्छा। ये नियम हमारी संस्कृति बनाती है और हम इन्हें बचपन से भाषा और दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। शब्द यहाँ फिर से बहुत जरूरी हो जाते हैं। कैसे? शब्द इन सामाजिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। जैसे कुछ भाषाओं में ऐसी भावनाओं के लिए शब्द होते हैं जिनका हमारी भाषा में कोई सीधा अनुवाद नहीं है। हाँ, जैसे वो जर्मन शब्द है शार्डनफ्रॉइड, दूसरों के दुख में खुशी महसूस करना। सही। या फिलीपींस की इलोंगुट जनजाति में लिगेट नाम की भावना है, जो तीव्र ऊर्जा और गुस्से का मिश्रण है, खासकर जब कोई अन्याय हुआ हो। तो क्या किसी भावना का अनुभव करने के लिए हमारे दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है? अगर मुझे लिगेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो क्या मैं वो महसूस ही नहीं कर सकती? ये एक पेचीदा सवाल है। आप शायद तीव्र ऊर्जा या गुस्सा महसूस कर सकती हैं, वो शारीरिक लेवल पर होगा, लेकिन ठीक वही सांस्कृतिक रूप से बना लिगेट का अनुभव उसके पूरे मायने के साथ शायद तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास वो कॉन्सेप्ट ना हो। जैसे अगर किसी भाषा में नीले रंग के 2 शेड्स के लिए अलग अलग नाम हैं, तो उस भाषा को बोलने वाले उन शेड्स को ज्यादा आसानी से पहचान पाते हैं। कॉन्सेप्ट होने से फर्क पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि हम नए भावनात्मक कॉन्सेप्ट सीख भी सकते हैं। जैसे अगर कोई एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाता है, तो वो वहां की नई भावनात्मक भाषा और कॉन्सेप्ट सीख सकता है और शायद उन भावनाओं का अनुभव भी करने लगे। इसे इमोशनल एक्लचरेशन कहते हैं। वाह, ये तो कमाल है। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं, भावनाएं हमारे दिमाग की जटिल रचनाएं हैं। दिमाग भविष्यवाणी करता है, शरीर के बजट और अंदरूनी हाल पर नजर रखता है, जिससे एक बेसिक फीलिंग, अफेक्ट पैदा होती है। फिर दिमाग इस फीलिंग को, बाहरी स्थिति को और हमारे लक्ष्य को, हमारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स जो अक्सर सामाजिक रूप से बने होते हैं, का इस्तेमाल करके एक मतलब देता है और तब जाकर एक भावना का अनुभव बनता है। बिल्कुल सही सारांश है, आपने एकदम सही पकड़ा। ये तो भावनाओं को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये ऐसा नहीं है कि बस कुछ हुआ और रिएक्शन आ गया। ये तो एक बहुत एक्टिव, डायनामिक प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। मतलब हमारी जिंदगी पर इसका बहुत असर पड़ सकता है। जैसे क्या असर? अगर भावनाएं बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं के मास्टर बन सकते हैं? मास्टर बनना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बायोलॉजी और माहौल का भी हाथ है। लेकिन हाँ, हम उन्हें काफी हद तक प्रभावित जरूर कर सकते हैं। हम अपनी भावनात्मक जिंदगी के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं। अच्छा, कैसे? क्या कर सकते हैं हम? देखिए, कई चीजें हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने शारीरिक बजट का बेहतर मैनेजमेंट करना। कैसे? अच्छी और पूरी नींद लेना, सेहतमंद खाना खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, अपने आसपास का माहौल सुखद बनाना, जैसे घर में पौधे लगाना या शोर कम करना। ये सब हमारे बजट को संतुलित रखने में मदद करते हैं। और जब बजट ठीक रहता है, तो हमारी बेसिक फीलिंग, हमारा इफेक्ट ज्यादा पॉजिटिव रहता है। ये तो समझ आता है। फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ पर असर। और क्या? दूसरा, अपनी भावनात्मक सूक्ष्मता, इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी को बढ़ाना। वो कैसे करे? नई भावना वाले शब्द सीखकर सिर्फ
अच्छा या बुरा कहने के बजाय अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा सटीक नाम देने की कोशिश करना। क्या आप उत्साहित हैं, शांत हैं, कृतज्ञ हैं या निराश, चिंतित, थका हुआ? अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स पर भी ध्यान देना और उन्हें नाम देना। चाहें तो लिख भी सकते हैं। इससे हमें अपनी भावनाओं को बेहतर समझने और रेगुलेट करने में मदद मिलती है। मतलब अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को रिच बनाना। एग्जैक्टली। और तीसरा एक बहुत पावरफुल टूल है पुनर्वर्गीकरण या रीकैटेगराइजेशन। रीकैटेगराइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी फीलिंग को एक अलग कैटेगरी में डालकर देखना, उसे एक नया मतलब देना। जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट हो रही है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं। आप उसे डर या एंग्जाइटी का नाम दे सकते हैं, या फिर आप उसे उत्साह या एक्साइटमेंट या तैयारी की ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, जब आप उसे उत्साह के रूप में रिकैटेगराइज करते हैं तो आप सिर्फ अपनी सोच नहीं बदल रहे होते। रिसर्च दिखाती है कि इससे आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया भी बदल सकती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। कमाल है। वो कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू गेट रिड ऑफ द बटरफ्लाइज, जस्ट गेट देम टू फ्लाई इन फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, तितलियों को पंक्ति में उड़ाओ, ये वही बात है। आप अपनी शारीरिक उत्तेजना को एक अलग, ज्यादा मददगार कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है, और इसका हमारी सेहत से भी कोई सीधा कनेक्शन है? आपने शारीरिक बजट की बात की थी। हाँ, बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि भावनाएं, तनाव, दर्द, ये सब एक ही सिस्टम से जुड़े हैं। अंतर्बोध नेटवर्क और शारीरिक बजट। जब हमारा बजट लंबे समय तक गड़बड़ाया रहता है, जैसे लगातार तनाव या नींद की कमी से, तो क्या होता है? तो ये शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन को बढ़ावा दे सकता है। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत सी बीमारियों से जुड़ी जा रही है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डिप्रेशन, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी। अरे, तो क्या डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी इसी बजट के बिगड़ने और दिमाग की भविष्यवाणी में गड़बड़ी का नतीजा हो सकती हैं? ये एक बहुत मजबूत संभावना है जिस पर काफी रिसर्च हो रही है। बैरेट का सुझाव है कि शायद ये अलग अलग बीमारियां ना हो, बल्कि एक ही मूल समस्या, जैसे कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या बजट असंतुलन या अंतर्बोध में गड़बड़ी के अलग अलग भावनात्मक निर्माण हो। मतलब दिमाग उस गड़बड़ी को अलग अलग भावनाओं के रूप में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और वो क्रॉनिक पेन, पुराना दर्द, हाँ, उसे भी अब अक्सर दिमाग की बीमारी की तरह देखा जा रहा है, जिसमें दिमाग शायद पुरानी चोट या किसी और वजह से दर्द की गलत भविष्यवाणी करना सीख लेता है और करता रहता है, भले ही शरीर में अब कोई गड़बड़ी ना हो। ये एक तरह की प्रिडिक्शन एरर है। ये सब सुनने के बाद लगता है कि इस सिद्धांत का असर कानून व्यवस्था पर भी पड़ना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कानून तो अक्सर भावनाओं के पुराने क्लासिकल मॉडल पर चलता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे वो हीट ऑफ पैशन का डिफेंस होता है या रीजनेबल पर्सन का स्टैंडर्ड। ये सब इस धारणा पर आधारित हैं कि भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं, कि गुस्सा या डर एक तरह की दिमागी बीमारी है जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पर यह सिद्धांत तो कहता है कि ये नजरिया बहुत सिंपल है। सही। और ये सिद्धांत ये भी सवाल उठाता है कि क्या यूरी या जज किसी के चेहरे को देखकर सच में उसका पश्चाताप, रिमोर्स या इरादा, इंटेंट पढ़ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो तो अपने कॉन्सेप्ट्स और अपनी फीलिंग्स अफेक्टिव रियलिज्म के आधार पर ही अंदाजा लगा रहे होंगे। एग्जैक्टली। किसी के चेहरे का भाव या व्यवहार बहुत अस्पष्ट हो सकता है। उसको पश्चाताप समझना या धोखा समझना देखने वाले के अपने कॉन्सेप्ट्स और उसकी अपनी भावावस्था पर निर्भर करता है। तो फिर जिम्मेदारी का क्या? अगर सब कुछ दिमाग की भविष्यवाणी और निर्माण है, तो क्या कोई अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार है? हाँ, जिम्मेदारी फिर भी बनती है, क्योंकि हम भविष्यवाणी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑटोमेटिक रोबोट हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बदल सकते हैं। कैसे? अगर हमारे दिमाग में हानिकारक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे नस्लीय या लैंगिक पूर्वाग्रह, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें पहचानें और उन्हें बदलने के लिए मेहनत करें, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर की गई भविष्यवाणियों और एक्शंस के बुरे नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो वो होने वाले एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो नतीजा फोर्सिएबल था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, जानवरों की भावनाओं के बारे में जी। क्या मेरा कुत्ता सचमुच मुझसे ईर्ष्या महसूस करता है जब मैं बिल्ली को ज्यादा प्यार करती हूँ? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, जानवर, खासकर मैमल, निश्चित रूप से प्रभाव महसूस करते हैं। वे सुख, दुख, उत्तेजना, दर्द महसूस कर सकते हैं। वे दूसरों की परेशानी देखकर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, जैसे चूहों पर स्टडीज हुई हैं। हाँ। लेकिन क्या वे ठीक वैसी ही जटिल इंसानी ईर्ष्या महसूस करते हैं, जिसमें सामाजिक तुलना, विश्वासघात की भावना वगैरह शामिल हो? शायद नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि इंसानी भावनाओं को बनाने के लिए जिस तरह के जटिल भाषा पर आधारित सामाजिक रूप से सीखे गए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, वो क्षमता शायद जानवरों में उस स्तर पर नहीं होती। उनके पास वो सोशल रियलिटी बनाने की क्षमता नहीं है। इसलिए उनके व्यवहार को सीधे इंसानी भावनाओं का लेबल देना, जिसे मानसिक अनुमान की भ्रांति कहते हैं, शायद सही नहीं है। वो गुर्रा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो ठीक वैसा ही गुस्सा महसूस कर रहा हो जैसा हम समझते हैं। समझ गए। तो ये पूरा सिद्धांत हमें मानव स्वभाव के बारे में एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। हाँ, ये उस पुराने विचार को चुनौती देता है कि हम सबका या हर भावना का एक तयशुदा सार होता है, एक अंदरूनी फिक्स्ड नेचर। बिल्कुल, ये सारवाद के खिलाफ है। डार्विन ने भी अपनी किताब एक्सप्रेशन में वेरिएशन की बात की थी, पर बाद में उसे गलत समझा गया। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, वो अनुभव और संस्कृति से लगातार बदलता और ढलता है। जीन और पर्यावरण मिलकर काम करते हैं। मन कोई जंग का मैदान नहीं है जहां तर्क और भावना लड़ रहे हों, बल्कि मन हमारे भविष्यवाणी करने वाले दिमाग की एक्टिविटी का नतीजा है। और हमारे दिमाग की जटिलता, उसकी डीजेनरेसी, एक काम को कई तरीकों से करने की क्षमता, यही हमें लचीला और अनुकूलनीय बनाती है। तो हम अपने अनुभवों के निर्माता हैं। हाँ, लेकिन हम अपने परिवेश, अपनी बायोलॉजी और अपनी सीखी हुई अवधारणाओं से बंधे हुए भी हैं। हम आर्किटेक्ट हैं, पर हमें बिल्डिंग कोड्स और उपलब्ध मटेरियल के साथ ही काम करना होता है। वाह! तो इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर श्रोताओं को एक मुख्य बात याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि भावनाएं हमारे अंदर कहीं पहले से बनी बनाई रखी हुई चीजें नहीं हैं, जो बस किसी बटन के दबने से ट्रिगर हो जाती हैं। वे हमारे दिमाग, हमारे शरीर, हमारी संस्कृति और हमारे पिछले अनुभवों के मेल से हर पल सक्रिय रूप से निर्मित होती हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड। और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हम अपनी भावनात्मक जिंदगी के सिर्फ दर्शक या शिकार नहीं हैं। हम कुछ हद तक इसके आर्किटेक्ट भी हैं। हमारे पास इसे प्रभावित करने की, इसे बेहतर बनाने की शक्ति है। अपने शारीरिक बजट का ध्यान रखकर, अपनी भावनात्मक समझ और शब्दावली बढ़ाकर, और जरूरत पड़ने पर अपने नजरिए को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बदलकर। बिल्कुल, हम अपनी भावनात्मक हकीकत के सह निर्माता हैं। ये जिम्मेदारी भी है और एक अवसर भी। ठीक है, तो इसी नोट पर आज श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं एक अंतिम विचार या सवाल। अगर हमारी भावनाएं और काफी हद तक हमारी वास्तविकता भी हमारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, और ये कॉन्सेप्ट्स अक्सर हमें हमारी संस्कृति और माहौल से अनजाने में ही मिल जाते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स की जरा जांच पड़ताल करें। खासतौर से उन कॉन्सेप्ट्स की जो हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में रखते हैं। क्या उन्हें बदलने की जरूरत है? क्या उन्हें बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? सोचिएगा जरूर।